हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th अर्थशास्त्र का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी का 100 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। 24 फरवरी यानी आप सभी का कल एग्जाम है और जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कल के पेपर में। महा मैराथन क्लास है आप सभी के लिए, पूरे बुक का निचोड़ एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। जो आपके पेपर में 4 टाइप के प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सभी का मैं आपको प्रश्न सहित उत्तर बताऊंगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है और पूरे बुक से लिए गए हैं। 24 फरवरी को 100% यही सब प्रश्न आएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी शुरुआत में पूछे जाते हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। 4 विकल्प आपको सामने देखने को मिल रहा है, इनमें से कौन एक समष्टि जो है अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? कौन सा हो जाएगा भैया? मांग का नियम हो जाएगा। पहले नंबर का गा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? ठीक है, ये देखिए विषय वस्तु है, विषय नहीं है, तो दूसरे नंबर का जो खा विकल्प हो जाएगा राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी राष्ट्रीय आय हो जाता लेकिन नहीं लिखा हुआ है, तो मांग का नियम हो जाएगा। दूसरे नंबर का गा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि अन्य बातें स्थिर रहे तो मुद्रा, यदि जो अन्य बातें स्थिर रहे तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, मूल्य स्तर में वृद्धि कर देगी। ये कथन संबंधित है, यानी किनसे संबंधित है? आदर्शक जो है अर्थशास्त्र से, धनात्मक अर्थशास्त्र से, इन सभी से, या व्यष्टि अर्थशास्त्र से। तो तीसरे नंबर का खा ऑप्शन सही हो जाएगा, धनात्मक अर्थशास्त्र तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? आपको बतानी कौन सी आर्थिक क्रिया है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय या इनमें से सभी। तो चौथे नंबर का है जो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। उत्पादन भी है, उपभोग भी है, विनिमय भी है। और स्टूडेंट, जिन भी विद्यार्थी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, उनको डर लग रहा है, ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। और मैं वही प्रश्न आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ जो पेपर में कल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये महा मैराथन क्लास है, याद रखिएगा, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा कल के पेपर में। 5वां नंबर प्रश्न है, मांग का संकुचन होता है। मांग का संकुचन क्या होता है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा ये खा हो जाएगा। संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मांग का संकुचन होता है जब। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? तो जो वस्तु की कीमत निर्धारित करता है स्टूडेंट, ये उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियां हैं। 6 नंबर का जो है घा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 7वां नंबर प्रश्न, लाभ अधिकतमीकरण में लागत होती है कम से कम, अधिक से अधिक, शून्य या बहुत अधिक। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा भैया? कम से कम हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट तब होगा जब ये विकल्प इसमें जुड़ेगा। देखिए, लाभ जो है अधिकतमीकरण में लागत कम से कम होती है, प्रश्न कंप्लीट हो गया। 8वां प्रश्न देखिए, पूर्णतया प्रतियोगी बाजार की दशाएं पाई जाती हैं। तो क्या आप दशाएं पाई जाती हैं? स्क्रीन पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इनमें से एक ऑप्शन जो है भैया वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा? 8वें नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प है खा हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थ प्रणाली हो जाएगा, जो कि गूगल के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर खा होना चाहिए और बुक के हिसाब से देखा जाए तो घा यहाँ पर दिखा, घा वाला दिखा रहा था, वास्तव में कहीं नहीं। तो इनमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा भैया? जो ऊपर खा वाला है गूगल वाला या जो बुक वाला है, सही से कमेंट में हमें बता दीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? क्रेताओं की अधिक संख्या, समरूप वस्तु, कीमत विभेद या विक्रेताओं की अधिक संख्या। 9 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा कीमत विभेद हो जाएगा, यानी 9 नंबर का गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको क्या करना है स्टूडेंट? विचार करना है और अच्छे से पहले हमें करना क्या, प्रश्नों को पढ़ लेना है। देखिए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत स्वीकार होती है, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। या यहाँ पर देखिए कीमत स्वीकारक फर्म के लिए सीमांत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना। ये कथन देख लीजिए, 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये घा वाला हो जाएगा, 1, 2 और 3। ये क्या है? तीनों कथन सही है, इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 10 नंबर प्रश्न का उत्तर। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है,
कि उत्पादन फलन, अब ये जो डॉट दिया है इसी में विकल्प आएगा तब जुड़ जाएगा, तो प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उत्पादन फलन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, तो व्यक्त क्या करता है, आगत एवं निर्गत। घ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्पादन फलन आगत एवं निर्गत के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न है, जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होती है, यानी जो उत्पादन होता है स्टूडेंट वो शून्य होता है तब क्या होता है, स्थिर लागत के बराबर। 12 नंबर का खा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है कि कुल उत्पादन उस समय अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, औसत उत्पादन शून्य हो जाता है, या सीमांत उत्पाद, देखिए उत्पाद अधिकतम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर प्रश्न का जो है का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है, कुल उत्पादन उस समय अधिकतम होता है जब। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है, देखिए शुरुआत में आप सभी को मैं बताऊं तो आपके पेपर में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और आपके क्वेश्चन बैंक और आपकी बुक से ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन से मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जो तैयारी है अच्छे से कंप्लीट हो जाए अर्थशास्त्र की। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया 14 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा ये श्रम हो जाएगा। ठीक है, श्रम बिल्कुल विकल्प सही हो जाएगा वाला। 15 नंबर प्रश्न है, सीमांत लागत वक्र का आकार होता है यू आकृति का, या वी आकृति का, या एल आकृति का, या सी आकृति का। तो भैया सही विकल्प क्या हो जाएगा, यू आकृति का होता है सीमांत लागत वक्र का आकार इस प्रकार से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर दिया हुआ है कि उत्पादन का अर्थ है, तो उत्पादन का क्या अर्थ है भैया, क्या उपयोगिता की हानि, उपयोगिता का विनाश, या देखिए उपयोगिता का सृजन, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा ये उपयोगिता का सृजन हो जाएगा। ठीक है, उपयोगिता की हानि, यानी उत्पादन का अर्थ है जो है ये उपयोगिता का सृजन हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, जब औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होती है तब औसत लागत होती है क्या अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, या इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प में भैया सटीक जो विकल्प हो जाएगा ये न्यूनतम हो जाएगा। अब पढ़िए कि जब औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होती है तब औसत लागत न्यूनतम होती है। प्रश्न कंप्लीट है। 17 नंबर का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, यदि सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होगी, तो भैया कुल उपयोगिता क्या होगी, न्यूनतम होगी, अधिकतम होगी, धनात्मक होगी, या ऋणात्मक होगी। भैया सही विकल्प जो हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा भैया अधिकतम। ठीक है, तो ये देखिए उपयोगिता होगी, अधिकतम होगी। 18 नंबर का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया, मार्शल, पिगू, हिक्स, या रॉबिन्स। तो 19 नंबर का जो है आपका यहाँ पर सही विकल्प हिक्स हो जाएगा। उदासीन वक्र विश्लेषण जो है हिक्स ने प्रतिपादित किया था। 20 नंबर प्रश्न देखिए पूछा क्या गया है, देखिए यदि मांग वक्र y अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच होगी, एक होगी, एक से कम, एक से अधिक, या शून्य होगी। तो भैया 20 नंबर प्रश्न का जो है शून्य विकल्प पर टिक लगा दीजिएगा। और ये सारे प्रश्न गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कल आएगा, बस पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक भी वीडियो को स्किप कर दोगे, काफ़ी लोग जो छोड़कर चले भी गए होंगे, स्किप कर दोगे तो बाद में पछताओगे। और मैं जितना भी मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट वो सारा आता है। ठीक है, वो मैंने नागरिक शास्त्र में तैयारी कराई थी। ठीक है, उसके बाद में जो है इतिहास में मैंने काफ़ी बच्चों की तैयारी कराई, हिंदी में तैयारी कराई, सभी का वही आया, और इंग्लिश में भी वही आया। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा चैनल पर हमारी। 21 नंबर प्रश्न है, मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मान होता है, एक होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इनमें से शून्य पर टिक लगाइएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा सही विकल्प 21 नंबर का जो है खा वाला ऑप्शन। और 20 नंबर का घा वाला ऑप्शन तो वहाँ पर सही ही था। 22 नंबर प्रश्न है, सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी MRS निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है, मांग का नियम में, अधिनिर्माण का विश्लेषण में, परिवर्ती अनुपात नियम, या पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। तो भैया सही विकल्प क्या हो जाएगा बताइएगा। इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा अधिनिर्माण वक्र विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होती, ये जो चीनी की मांग में होगी क्या होगी भैया, चीनी की मांग में जो होगी कमी होगी, यानी चाय की जो कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में कमी होगी। 23 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिया है, अनिदिमान वक्र की ढाल होती है धनात्मक, ऋणात्मक, लंबवत, या समान, या देखिए समानांतर। तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प है इसमें से ऋणात्मक हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा नहीं स्टूडेंट, ठीक है, समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं समझाऊंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट जो प्रश्न का सही उत्तर है उसको मैं बताऊंगा। तो 24 नंबर का खा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न देखिए, दुर्लभ साधनों के प्रयोग होते हैं वैकल्पिक, सीमित, निश्चित या शून्य। इसको मैंने काफ़ी बार मॉडल पेपर में भी बताया है। तो दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तो 25 नंबर का वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है। एक उदाहरण नहीं है, देखिए व्यष्टि जो है अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है, और काफ़ी स्टूडेंट जो है पेपर में गड़बड़ी कर देते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने पढ़ा अभी शुरुआत में कि निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण है, तो मैंने इस तरीके से पढ़ा, तो काफ़ी लोग भैया इस तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन प्रश्नों को आप लोग प्लीज़ पूरा पढ़ लीजिएगा, 15 मिनट आपको दिया जाता है, जिससे मुझे गलती हुई, आप लोगों को भी पेपर में गलती हो सकती है, तो इसीलिए प्रश्न को पहले पढ़िए अच्छे से, ठीक है। 15 मिनट इसीलिए आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो निश्चित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है, एक व्यक्ति की बचत, एक गृहस्थ का उपभोग, एक फर्म का कीमत या अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। 26 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा, घ वाला हो जाएगा ऑप्शन, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। 27 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन हैं, क्या है, असीमित है, सीमित है, पर्याप्त है या अपर्याप्त है। तो 27 नंबर का खा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीमित हो जाएगा स्टूडेंट। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन क्या है, सीमित है, ठीक है, सीमित है। ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया 27 नंबर। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का कौन अंग नहीं है, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक अर्थव्यवस्था, एक परिवार इकाई। तो 28 नंबर का यहाँ पर सही विकल्प एक अर्थव्यवस्था हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग ये नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है, तो मांग का नियम वहां पर था, यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये अंग नहीं है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 एक भारतीय रुपया बराबर होता था, बताइएगा क्या 4 चवन्नी, 2 अठन्नी, 64 पैसे या 100 पैसे। तो 29 नंबर का जो प्रश्न है भैया, 29 नंबर प्रश्न, इनमें से सही जो विकल्प हो जाएगा, गूगल के हिसाब से माने तो यहाँ पर 100 पैसे दिखा रहा था, ठीक है, और बुक के हिसाब से मांगे तो यहाँ पर 64 पैसे दिखा रहा था। अब आप बताइए 29 नंबर प्रश्न का क्या ये बुक वाला सही है या गूगल वाला सही है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, किन्स का संबंध किससे है, यानी जो किन्स जी हैं भैया, इनके संबंध क्या कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र से या व्यापक। तो भैया व्यापक अर्थशास्त्र का किन्स का संबंध है, और आप लोग किन्स का पूरा नाम हमें कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। मैंने काफ़ी बार मॉडल पेपर में आप सभी को इन प्रश्न का उत्तर बताया है। 30 नंबर का खा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय का बढ़ने के अनुमान जो लगाया जाता है, उत्पादन के बढ़ने से, रोजगार के बढ़ने से, निर्यात के बढ़ने से या उपभोग के बढ़ने से। 31 नंबर जो प्रश्न है स्टूडेंट, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, उत्पादन। यहाँ पर देखिए उत्पादन के बढ़ने से 31 नंबर प्रश्न का विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर दिया है कि उस कर का नाम क्या है, यानी जो उस कर का नाम क्या है जिसमें करदाता की आय जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक अनुपात में वे अदा करते हैं। अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रगतिगामी कर या एक अधोगामी कर। तो ये इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा ये प्रगतिशील कर हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी 32 नंबर का खा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, आय एक क्या है, प्रवाह है, भंडार यानी स्टॉक है, इनमें से कोई नहीं या कावा खाओ दोनों, यानी प्रवाह और भंडार दोनों। तो भैया 33 नंबर का सही विकल्प क्या हो जाएगा, आय जो है एक प्रवाह है, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आपके दिए हुए हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है पूंजीपति, केंद्रीय बैंक, बहुराष्ट्रीय निगम या सरकार। क्या करती है भैया, देखिए 34 नंबर का जो सही विकल्प है बताइएगा कमेंट में, और आप लोगों को भी बता दें केंद्रीय बैंक हो जाएगा, और टिक यहीं पे लगाइएगा। देखिए ये प्रश्न कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे केंद्रीय बैंक, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति करता है। तो 34 नंबर का जो है खा वाला ऑप्शन पर टिक लगा दीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता क्या कहलाती है, या कहलाती क्या है भैया, बताइए। 35 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा भैया विधि ग्रह या वैध मुद्रा कहलाएगी। 35 नंबर का जो है यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, 35 नंबर का गा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 36 नंबर जो प्रश्न है स्क्रीन पर देख सकते हो, एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है। इसका जो कार्य करता है भैया वो कौन है भैया, जो करता है केंद्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं, सरकार या व्यवसायिक बैंक। तो अच्छे से पढ़िए प्रश्न क्या पूछा गया, एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है, तो ये व्यवसायिक बैंक करते हैं।
ठीक है, 36 नंबर का जो है गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या दिया है, भारत में 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण कब किया गया? विमुद्रीकरण कब किया? देखिए विमुद्रीकरण को हम नोटबंदी भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, नोटबंदी भी हम इसको कहते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न का चलिए विकल्प देख लेते हैं। 37 नंबर का आपका खा विकल्प सही हो जाएगा 2016 में। अब मैं इसको डिटेल में बता दूं, 9 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने जो है घोषणा की थी, शायद 9:45 पर था वो या 10:45 पर था, नोटबंदी जो 500 और 1000 रुपये का नोट था, पुराना नोट, वो नोट बंद कर दिया गया और आदेश दिया गया था जो लोग हैं जो जिनके पास पुराने नोट हैं कि भैया वो 31 मार्च तक जो अपने नोट को लेकर जाकर बैंक में जमा कर दें। 38 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो व्यावसायिक बैंक है भैया इनका मुख्य कार्य क्या होता है? मुद्रा का जो है नियमन करना, साख सृजन करना, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण या भैया विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी। तो भैया 38 नंबर का प्रश्न यहाँ पर खा वाला हो जाएगा सही, साख सृजन हो जाएगा सही ऑप्शन। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है, यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है इनका क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। 39 नंबर जो प्रश्न स्टूडेंट इसमें से आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 39 नंबर का खा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है, मुद्रा की पूर्ति के निम्नलिखित प्रत्ययों में से किसे भारत में विकृत मुद्रा कहा जाता है? भारत में क्या कहता है? विस्तृत मुद्रा कहा जाता है, माफी चाहूंगा। तो मुद्रा की पूर्ति में निम्नलिखित प्रत्ययों में से किसे भारत में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इनमें से गा ऑप्शन सही हो जाएगा, M3 को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए 41 नंबर प्रश्न दिया है स्क्रीन पर, आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। उपभोग में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? क्या प्रत्याशित उपभोग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या स्वतंत्र उपभोग या अप्रत्याशित उपभोग? तो 41 नंबर जो प्रश्न है स्टूडेंट इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 41 नंबर का जो है खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रभावी मांग की संकल्पना। देखिए इसमें जो हमारा जब ये डॉट डॉट दिया हुआ है इसमें प्रश्न कैसे कंप्लीट होगा? जब इसमें यानी एक प्रकार से जो विकल्प आएगा तो प्रभावी मांग की संकल्पना ने दी थी किसने? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, JB से ने या किन्स ने। तो 42 नंबर जो प्रश्न इनमें से घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, किन्स हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है स्टूडेंट। 45 नंबर प्रश्न देखिए, यदि राष्ट्रीय आय 2200 रुपये करोड़ से बढ़े जिससे राष्ट्रीय उपभोग देखिए C 80 करोड़ से बढ़े तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति होगी, पर सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी? इनमें से का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। 43 नंबर का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट, 44 नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, ये देखिए 44 नंबर प्रश्न है, 10 श्रमिकों की कुल आय देखिए 1000 रुपये है, 5 श्रमिक बढ़ने पर उनकी कुल आय 1500 हो जाती है, तो औसत आय क्या होगी? 500 रुपये होगी, 1500, 100 रुपये इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया 44 नंबर का जो है 100 रुपये बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए 10 श्रमिक की कुल आय 1000, 5 श्रमिक बढ़ने पर उनकी आय 1500 हो जाती है, तो भैया इनमें से कितना बढ़ा? 100 ही तो बढ़ा ना। तो 44 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान 0.75 हो तो निवेश गुणक का मान होगा 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। 45 नंबर जो प्रश्न है स्टूडेंट इसमें से का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने आपको जो है अर्थशास्त्र के 45 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया है। ठीक है, और मॉडल पेपर से वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ सारे प्रश्न, तो आप लोग तैयार करते चाहिए। अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद में विस्तृत, फिर मैं इसके बाद में लघु, फिर मैं आपको जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। तो सभी का मैं आपको बताऊंगा। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं अर्थशास्त्र में तो आपके 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको जो है 50 शब्दों में देना होता है मैक्सिमम, और 3 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ पहला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, बाजार तंत्र में समन्वय कैसे स्थापित होता है इसके बारे में बताइए। उत्तर है, बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं, जिससे जो है बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है, जिसमें बाजार तंत्र में क्या होता है भैया, समन्वय स्थापित होता है। दूसरा यहाँ पर देखिए, सकारात्मक तथा
आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न है और सभी में प्रश्न बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फालतू 11 प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो पेपर में भैया आपके पूछे जाए। ठीक है, मैं आपका जो है 1 घंटा जो है वेस्ट करूंगा टाइम। ठीक है, तो आपको मैं कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ें दूंगा जो आपके पेपर में भैया पूछे जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है दूसरा नंबर की सकारात्मक तथा आदर्शात्मक जो है अर्थशास्त्र में भेद कीजिए, अंतर बताइए। ये कहा गया है, भेद को ही अंतर कहा जाता है। ठीक है, उत्तर देखिए, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र से अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न क्रिया विधियां किस प्रकार कार्य करती है। आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र से अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि कौन सी क्रिया विधि हमारे अनुकूल है और कौन सी हमारे अनुकूल नहीं। ठीक है, तो ये दोनों का आप लोगों ने देख लिया, कंबाइन इसमें याद रखिएगा। अब आ जाइए तीसरा नंबर प्रश्न में, देखिए मांग को परिभाषित कीजिए। ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया कि मांग किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें परिभाषा देना है। उत्तर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों एवं अनुदिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है को, यहाँ पर देखिए रखता है को वस्तु की मांग कहते हैं। तो क्या कहते हैं भैया, मांग के बारे में इसका परिभाषा देख सकते हो, क्या पूछा गया था मैंने बता दिया है। चौथा नंबर देखिए क्या स्टूडेंट है कि अनिदिमान वक्र की परिभाषा बताइए। तो जो अनिदिमान वक्र है इसकी परिभाषा आपको बताना, इसका उत्तर देखिए। अनिदिमान देखिए ब्रैकेट में है आपका तटस्थता या उदासीनता, क्या है तटस्थता या उदासीनता। वक्र वह वक्र होता है जो देखिए दो वस्तुओं के सेट के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को संतुष्टि का समान देखिए स्तर प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनिदिमान वक्र वह वक्र है जो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है देखिए जिनसे उपभोक्ता का सामान जो है संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये चौथे नंबर प्रश्न का सही उत्तर है, आप देख सकते हो। अब आ जाइए अगले नंबर प्रश्न पे, देखिए क्या पूछा गया, पांचवा नंबर प्रश्न, काब डगलस जो है कॉब डगलस उत्पादन फलन किसको कहते हैं, इसके बारे में बताइए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रो काब तथा प्रो डगलस ने उत्पादन पर श्रम एवं पूंजी का प्रभाव ज्ञात करने के एक फलन के रूप में सांख्यिकी परिणाम प्रस्तुत किया जिसे कॉब डगलस उत्पादन फलन कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा। अब आ जाइए 6 नंबर प्रश्न में, देखिए जो पूछा गया है भैया कि उत्पादन के विभिन्न साधन और उनके दिए जाने वाले पारितोषिक क्या है, इसके बारे में बताइए। उत्तर है देखिए भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता उत्पादन के 4 साधन हैं। इन्हें दिए जाने वाले पारितोषिक क्रमशः किराया, वेतन, मजदूरी, ब्याज और लाभ हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि समझाऊंगा नहीं, मैं आपको केवल डायरेक्ट जो आंसर होता है प्रश्न यानी क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और मैं जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ भैया याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो कहोगे तो मैं जल्द ही बनाऊंगा, जो भी सब्जेक्ट होगा जो टॉपिक होगा वीडियो में बनाऊंगा। 7वां नंबर प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर इसमें एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के पारिभाषिक लक्षण निम्न है। सबसे पहला है बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, यानी खरीदने और बेचने वाले होते हैं। दूसरा है प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात यहाँ पर देखिए। तीसरा है एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। फर्मों का बाजार, यहाँ पर देखिए ये आपके दूसरे नंबर ही प्रश्न में कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ तक। ठीक है, कंप्यूटराइज गड़बड़ी हो गया है। तो प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एक विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से तीसरा जोड़ लीजिए, फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। ठीक है, तो ये तीसरा जो पॉइंट है वो 3 पॉइंट ही दिया गया था, 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो एक जो पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं पूछा गया था, इसके बारे में मैंने आपको जो है बता दिया है। अब चला जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 8वां नंबर जो प्रश्न दिया है कि उच्चतम निर्धारित कीमत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। परिभाषा पूछा गया भैया, देखिए उत्तर है किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित सीमा कहते है। प्रायः आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और चीनी आदि के लिए ऐसी कीमत तय की जाती है। ये कीमत बाजार निर्धारित कीमत से कम होती है, क्योंकि बाजार निर्धारित कीमत पर इन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का कुछ भाग असमर्थ होता है। जनसंख्या का जो भैया कुछ भाग है वो भैया असमर्थ होता है, गरीबी देखिए उसमें।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई कि उच्चतम निर्धारित कीमत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हो, वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो चल नहीं रहा है, आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आप याद रखिए स्टूडेंट। 9 नंबर प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। देखिए अब आप लोगों को ये सारे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, बुक में देखने को मिल जाएगा, और ऐसे ही मैं क्वेश्चंस आप सभी को हर एक सब्जेक्ट की तैयारी साथ में करा रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। उत्तर है समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक जो है निम्नवत हैं, जो है 2 घटक। सबसे पहले उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत, दूसरा है अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार यानी मुद्रास्फीति एवं देखिए अस्फीति से संबंधित सिद्धांत। तो ये 9 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर है, देख सकते हो। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर, देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट 10 नंबर, ये देखिए कि पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है। देखिए स्टूडेंट याद रखिए, ये जो है आपका एक प्रकार से प्रिंट आउट है, कलरफुल मैंने प्रिंट आउट जो है निकलवाया ताकि अच्छा लगे, ठीक है, दिखने में अच्छा लगे, और आप लोग कलरफुल पेन का यूज मत कीजिएगा, और आप लोगों को कॉपी का वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने वीडियो आप सभी के लिए बनाया हुआ है कि अर्थशास्त्र की कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, कॉपी लिखने का तरीका क्या है, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद में वो जरूर वीडियो देख लीजिएगा, और वो वीडियो देख लोगे तो 10 से 15 नंबर का इजाफा हो जाएगा, जहां पर आपका कट रहा होगा उसमें मैंने बताया कि कैसे 10 से 15 नंबर आपका कॉपी में बढ़ सकता है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताइए। उत्तर है पूंजीगत वस्तुओं से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं और जिनका अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बार बार प्रयोग किया जाता है। इन वस्तुओं में क्रमशः टूट फूट होती रहती है अतः इनकी समय समय पर मरम्मत की जाती है अथवा कालांतर, देखिए कालांतर में बदल जो है दी जाती है। तो ये 10 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर है, देख सकते हो, ठीक है। और अब आ जाइए अगले नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि शुद्ध यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में बताइए। उत्तर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाने पर पर्याप्त समस्त आय की माप निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है, अर्थात निवल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, मूल्यह्रास। तो ये 11 नंबर प्रश्न का भी उत्तर मैंने बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है इसका जो हमें अर्थ स्पष्ट करना है, परिभाषा देख लेते हैं। उत्तर है स्टूडेंट केंद्रीय बैंक द्वारा देखिए निर्गमित करेंसी जो जनता अथवा व्यावसायिक बैंकों के पास हो सकती है, देखिए हो सकती है, को जो है मौद्रिक आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौद्रिक आहार कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कहा जाता है इसे उच्च शक्ति या रिजर्व द्रव्य भी कहते हैं। ये साख निर्माण के आधार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये जो साख निर्माण इसके आधार पर कार्य करता है। 13 नंबर जो प्रश्न है कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं प्रश्न का उत्तर। उत्तर है विमुद्रीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार किसी भी सीरीज एवं मूल्य वर्ग की मुद्राओं को अवैध घोषित कर चलन से बाहर कर देती है। सामान्यतः इस प्रक्रिया में प्रचलित पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा लाई जाती है। ऐसा कई बार काले धन पर अंकुश एवं जाली मुद्रा पर नियंत्रण हेतु होता है। जैसे जो 2016 में 9 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये का जो नोटबंदी हुआ था स्टूडेंट, नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहते हैं। और जो पुरानी मुद्रा होती है, काफ़ी लोग जो होते हैं जो जाली नोट बना लेते हैं, जैसे 2000 का नोट भी बंद हो गया, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। 2000 नोट और जो है 500 का नोट चलाया गया था, तो 500 नोट जो चल रहा है, लेकिन 2000 का जो नोट है भैया जिसमें चिप लगा था, कहते थे चिप लगा इसमें, तो वो नोट बंद हो गया क्योंकि उसके भी भैया काफ़ी जाली बन रहे थे। और 500 और 1000 के तो ऑलरेडी जाली बन रहे थे। आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा भी होगा कि भैया गंगा नदी में बहा दिए, यानी कहीं पर भी बोरे बोरे जो पैसे बह रहे हैं, तो वो काले धन ही थे। अब आ जाइए 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए कि प्रत्याशित माप किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए, ठीक है। प्रश्न का उत्तर देखिए उपभोग, निवेश अथवा अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजित मूल्य को इनकी प्रत्याशित माप कहा जाता है। सरल शब्दों में प्रत्याशित का अर्थ है नियोजित। सरल शब्दों में क्या है भैया, प्रत्याशित का जो अर्थ है नियोजित है। 15 नंबर प्रश्न देखिए पूछा क्या गया है, प्रभावपूर्ण मांग से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर देखिए वो बिंदु जिस पर समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति दोनों परस्पर तथा पूर्ण संतुलन में होते हैं, प्रभावपूर्ण मांग कहलाता है। सरल शब्दों में प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग का वह स्तर है जहां समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति बराबर होती है। तो ये 15 नंबर जो प्रश्न है इसका भी सटीक उत्तर आप देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए
16 नंबर प्रश्न है, बजट संबंधी घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। उत्तर देखिए, भारतीय संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। ये वार्षिक देखिए वित्तीय ब्यौरा जो है, वार्षिक वित्तीय ब्यौरा ही सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र है। यद्यपि इनका संबंध एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले काफ़ी वर्षों तक रहता है। यानी हर साल जो है बजट पेश किया जाता है स्टूडेंट, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका जो है पूरा खर्चा निकलता है। फरवरी के महीने में अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी वित्तीय यानी वित्त मंत्री है जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है संसद में बजट पेश किया था। ठीक है, अब उसमें एक जो है मैंने अभी एक रील देख रहा था, तो उसमें एक था कि भैया गरीबों के लिए क्या है, तो उन्होंने एक प्रकार से मतलब मुंह खोला आए इस तरीके से बोला। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बजट होता है और उसी बजट से होता है कि भैया पूरे साल बजट किस तरीके से रहने वाला है, इस तरीके से पूरा बजट का पूरा ब्यौरा रहता है। ठीक है, अब आ जाइए 17 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या पूछा गया कि राजस्व प्राप्तियों को गैर प्रतिदेय क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, उत्तर देखिए, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें जो गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इन्हें देखिए इन्हें कर तथा गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि राजस्व प्राप्तियों और गैर प्रतिदेय क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया डियर स्टूडेंट कि अदायगी संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। उत्तर है, अदायगी संतुलन या भुगतान शेष संतुलन यानी BOP किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि में वस्तुओं, सेवाओं व परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। परिसंपत्तियों का लेन देन का क्या स्टूडेंट, विवरण है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा क्या गया भैया, यहाँ पर देखिए कि व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो जो विदेशी विनिमय इनकी जो मांग करता है भैया व्यक्ति, इनके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, व्यक्ति विदेशी मुद्रा यानी विनिमय की मांग करते हैं क्योंकि वे अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाएं खरीदना चाहते हैं और वे विदेशों को उपहार भेजना चाहते हैं और वे किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदना चाहते हैं। विनिमय दर में वृद्धि करेगी, जैसे रुपयों के रूप में, इससे आयातों की मांग में कमी होती है और फलस्वरूप विदेशी विनिमय की मांग भी कम हो जाएगी यदि अन्य बातें समान रहे। ठीक है, तो 19 नंबर भी आप प्रश्न का उत्तर देख लेते हो सकते हो, यानी बहुत सटीक प्रश्न का उत्तर भैया। अब आ जाइए जो है 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि स्वतंत्र उपभोग किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। उत्तर है, यदि आय शून्य भी हो तो भी कुछ उपभोग होता ही है, क्योंकि उपभोग की यह मात्रा आय में स्वतंत्र है, इसे स्वतंत्र उपभोग कहा जाता है। उपभोग फलन में इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसे जो है इससे द्वारा यानी C वाला जो है द्वारा दर्शाया, बार C के द्वारा दर्शाया जाता है। तो स्वतंत्र उपभोग किसे कहते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हो। तो 20 स्टूडेंट मैंने आपको है अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सही उत्तर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 नंबर आपको दिया था। तो ये भी मैंने बता दिया जो इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब आ जाइए स्टूडेंट जो है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए अर्थशास्त्र का 2026 का 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। 6 नंबर का एक प्रश्न आपके ये पेपर में पूछे जाते हैं। 150 शब्दों में इसके एक प्रश्न का उत्तर मैक्सिमम आपको देना रहता है। ठीक है, 150 शब्दों में मैक्सिमम 6 नंबर डियर स्टूडेंट आपको दिए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अब ये नहीं कि 150 शब्दों में मैक्सिमम देना है तो आप 50 शब्दों में लिखकर चले आइए। ठीक है, 50 शब्द में तो केवल अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, तो इसके आपको 100 से लेकर 150 शब्दों में लिख दोगे काफ़ी रहेगा। ठीक है, एक पेज भी मोटा मोटा मान के चले तो एक पेज काफ़ी रहेगा। चलिए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं बताइए। तो उत्पादन जो संभावना वक्र है इसकी विशेषताएं चलिए देखते हैं। उत्तर है, उत्पादन संभावना वक्र में निम्न 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने हेतु दूसरी वस्तु का उत्पादन कम किया जाता है। संसाधनों के स्थिर होने के कारण दोनों वस्तुओं के उत्पादन में एक साथ वृद्धि नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके बाद में दूसरा यहाँ पर क्या पॉइंट है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर अथवा उन्मुख होता है। ऐसा सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण होता है। ऐसा जो सीमांत लागत है इसके बढ़ने के क्या होता है, कारण होता है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर।
देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के अपवादों को समझाइए। तो जो इसके अपवाद हैं इसके बारे में भी हमें समझाना है, अपवादों को समझाइए। उत्तर देखिए, उपयोगिता हास्य नियम उपरोक्त दी हुई मान्यताओं को पूरा करने पर आवश्यक रूप से लागू होता है, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा ऐसी परिस्थितियां भी बताई गई है जिनमें यह नियम लागू नहीं होता। इन परिस्थितियों को अपवाद माना गया है। इन परिस्थितियों को क्या माना गया? अपवाद माना गया है, जो निम्नलिखित है। सबसे पहला देखिए, मादक पदार्थों का उपभोग समानता। जो मादक पदार्थ है भैया, मादक पदार्थों का, देखिए मादक पदार्थों का उपभोग समानता, ऐसा माना जाता है कि जब किसी मादक या नशीली वस्तु का किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किया जाता है तो मादक वस्तु की अगली इकाई से व्यक्ति को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो पहला ये पॉइंट, इसमें देखिए 2 पॉइंट और है। देखिए दूसरा क्या बताया गया कि यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी हो, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भूखा है तथा उसे खाने के लिए एक बिस्किट दिया जाए तो पहले की अपेक्षा दूसरे बिस्कुट से अधिक उसको तुष्टिकरण प्राप्त होगा। यानी पहला बिस्कुट तो खाएगा भैया, कुछ नहीं जान करेगा, लेकिन जब दूसरा बिस्कुट खाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ भैया मैंने बिस्कुट खाए भी हैं। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट। तीसरा देखिए, मुद्रा व शक्ति यानी धन संग्रह की इच्छा। इस विषय में यह कहा जाता है कि मनुष्य की धन की इच्छा धन के साथ साथ बढ़ती जाती है, यानी धन के साथ साथ क्या जाती है? बढ़ती भी जाती है। तो ये था आपके दूसरे नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर। ये लघु उत्तरीय प्रश्न और आप देख सकते हो कि बड़ा है, यानी बड़ा है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही आपको लिखना रहेगा। मैंने कॉपी के वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखना है, कितने लिखना है, और हर एक सब्जेक्ट का स्टूडेंट तरीका होता है कॉपी लिखने का। हिंदी का तरीका अलग है, इंग्लिश का तरीका अलग है, मैथ का अलग है, वैसे ही समाजशास्त्र का अलग है। इसमें भी आपको चित्र वगैरह बनाना रहता है, ठीक है। तो चित्र वाला भी मैंने उसमें पूरा कॉपी में बताया है और कलरफुल पेन का भी उपयोग नहीं किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया हुआ कि मांग का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, ठीक है। मांग के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताइए। उत्तर है, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध साधन को व्यय करता है तो उसकी ये आवश्यकता मांग में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात यहाँ देखिए, अर्थशास्त्र में मांग से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की उस संभव मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। अर्थशास्त्र में मांग को विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। देखिए भिन्न भिन्न अर्थों में क्या परिभाषित किया गया है। प्रोपेंशन के अनुसार किसी देखिए वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसकी पूर्ति देखिए पूर्ति के लिए हमारे देखिए पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें खर्च करने की तत्परता हमारे अंदर हो, देखिए हमारे अंदर हो, मांग है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया। और जो एक अर्थशास्त्री है प्रोपेंशन के अनुसार भी इसका परिभाषा आप लोगों ने देख लिया, मांग का परिभाषा, ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। और देखिए जिनको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो केवल आप वीडियो को रोक लीजिए और रोक कर देख लीजिए। और क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो मैं बार बार कहूँगा भैया कि क्वालिटी आप लोग अपना इंप्रूव कर लीजिए, सेटिंग्स में जाओगे हो जाएगा। और काफ़ी लोग जो है देखिए मेरा वॉइस भी काफ़ी बार क्या होता है चेंज हो जाता है, तो वॉइस सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पर जो है वॉइस वाला हिंदी पर सिलेक्ट करोगे तो मेरी जो ओरिजिनल आवाज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको दिखने लगेगी, ठीक है। सेटिंग्स में जाओगे, न्यू फीचर यूट्यूब ने ला दिया है तो आप उसका उपयोग करके सारी चीज़ों को अन्य लैंग्वेजेस में भी देख सकते हो। चौथा प्रश्न देखिए, अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद करना है। उत्तर देखिए, सबसे पहला है अल्पकाल, यानी दीर्घ भेद का क्या अंतर है स्टूडेंट, अंतर कीजिए, दोनों का परिभाषा अलग अलग बताइए, ठीक है, कि अल्पकाल क्या है, दीर्घकाल क्या है, ठीक है। तो देखिए अल्पकाल ये वो अवधि है जिसमें उत्पादक केवल परिवर्तनशील घटकों में परिवर्तन कर सकता है जबकि स्थिर घटकों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः इस अवधि में उत्पादन एक सीमित स्तर तक ही प्रभावित होता है। सीमित स्तर तक क्या होता है भैया, प्रभावित होता है। दीर्घकाल में ये वो अवधि है जिसमें उत्पादक परिवर्तनशील एवं स्थिर दोनों प्रकार के घटकों में परिवर्तन कर सकता है। अन्य शब्दों में यह कहा जाता है कि दीर्घ अवधि में सभी घटक परिवर्तनशील होते हैं, अतः इस अवधि में उत्पादन को किसी भी स्तर तक प्रभावित किया जा सकता है। किसी भी स्तर तक क्या किया जा सकता है भैया, प्रभावित किया जा सकता है। पांचवा देखिए, सीमांत आय से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए, उदाहरण सहित बताइए। सीमांत आय के बारे में भैया हमें उदाहरण सहित बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर, सटीक उत्तर। देखिए, जब कोई विक्रेता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचता है तो उससे
कुल आय में जो वृद्धि होती है वो सीमांत आय कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमांत आय कहलाती है। अन्य शब्दों में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से, किसी जो है यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आय में जो परिवर्तन होता है वो सीमांत आय कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सीमांत आय कहलाती है। सीमांत आय को परिभाषित करने का, देखिए परिभाषित करने का कार्य विभिन्न विद्वानों ने किया है, यानी जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने किया है। उदाहरण सहित देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर देखिए, माना कि एक विक्रेता 10 बैग 1200 रुपये के बेचते हैं तथा 15 बैग 1600 के बेचता है, तो सूत्र की सहायता से सीमांत आय निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। सीमांत आय इक्वल टू कुल आय में अंतर, उसके बाद में देखिए वस्तु की बेची गई इकाइयों में अंतर, ठीक है, फिर 1600 फिर 1200 फिर 400, यानी कि 1600 माइनस 1200 में कितना 400, फिर यहाँ पर देखिए 15 माइनस 10 5 इक्वल टू फिर 80 रुपये फिर 80। तो इस तरीके से सीमांत आय के बारे में बताया गया। उदाहरण सहित मैंने आपको बता दिया किस तरीके से है, ठीक है स्टूडेंट। और इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को बताना है, अच्छे से समझाना है उदाहरण सहित, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्पादक के संतुलन की क्या शर्तें हैं, यानी जो उत्पादक है इसके उत्पादक के संतुलन की क्या शर्त है, इसके बारे में बताइए। चलिए देख लेते हैं। और मैं आपको अभी बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, फिर मैं लघु उत्तरीय बताऊंगा, इसके बाद में विस्तृत उत्तरीय आएगा, यानी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। देखिए सीमांत आय एक सीमांत लागत के आधार पर उत्पादक निम्न 2 शर्तों के पूर्ण होने पर संतुलन प्राप्त करता है। जो संतुलन प्राप्त करता है, सीमांत आय MRN यानी यहाँ पर मार्जिन रेट इक्वल टू सीमांत लागत यानी मार्जिन कॉस्ट, ये इसका हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि सीमांत आय वक्र का ढलाव सीमांत लागत वक्र के ढलाव से कम होना चाहिए। अन्य शब्दों में ये उस बिंदु पर होना चाहिए जहां पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे, ठीक है। तो उत्पादक के संतुलन की क्या शर्तें, इसके बारे में मैंने आपको 6 नंबर प्रश्न में डिटेल से बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न भैया। देखिए अगला जो प्रश्न है 7वां नंबर, ये देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न है कि संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जब उपभोक्ताओं की आय में क्या होता है, पहला है वृद्धि होती है, दूसरा है कमी होती है। तो इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले वृद्धि कैसे होती है, एक में है जब बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर रहती है तथा उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण देखिए संतुलन कीमत में वृद्धि, यानी इसके कारण जो संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है तथा संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी, यानी जो संतुलन मात्रा ये भी बढ़ जाएगी। बी में देखिए जब बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर रहती है तथा उपभोक्ता की आय में कमी आ जाती है तो वस्तु की मांग में भी कमी आ जाती है। इसके कारण देखिए संतुलन कीमत में कमी आ जाती है तथा संतुलन मात्रा घट जाएगी। तो जो प्रश्न पूछा गया था 7वां नंबर प्रश्न कि संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है, उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है और कमी होती है तब, तो इसके बारे में आप इसका सटीक उत्तर देख सकते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया कि उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन से हैं और इनमें से देखिए इनमें से प्रत्येक के परिश्रमिक को क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर देखिए उत्पादन के 4 कारक निम्नलिखित हैं, ठीक है। निम्नलिखित पॉइंट से थ्रू बताया गया है भैया, स्टेप बाय स्टेप। देखिए उत्पादन के 4 कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है उद्यम। तो इनके बारे में अच्छे से भैया बताएंगे आपको डिटेल से। सबसे पहला है भूमि की सेवाओं के बदले भूमिपति को दिए जाने वाले भुगतान को किराया या लगान कहते हैं। भुगतान को किराया और क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। दूसरा है श्रमिकों को उनके शारीरिक श्रम के लिए दिए जाने वाले भुगतान को मजदूरी या वेतन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर वाले होते हैं, शारीरिक श्रम यानी भैया मजदूरी जो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई लेबर है तो वो शारीरिक श्रम कर रहा है, तो शारीरिक श्रम के लिए दिए जाने वाले भुगतान यानी मजदूरों का वेतन कहते हैं। उसके बाद में इसमें देखिए 2 और है, ये देखिए जो तीसरा है कि पूंजी के प्रयोग के बदले उत्पादक पूंजीपति को ब्याज के रूप में भुगतान प्रदान करता है। और चौथा है उत्पादन प्रक्रिया में अनिश्चितता और जोखिमों को वहन करने के बदले उद्यमी को अधिशेष आय प्राप्त होती है, जिसे लाभ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया, लाभ कहते हैं, ठीक है। तो ये 8वें नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर है, सही उत्तर है। क्वेश्चन बैंक से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न। देखिए
पूछा गया है किसी देश के कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की कुछ सीमाओं को लिखिए, यानी कुछ सीमाओं को लिखना है। उत्तर है एक देश के सकल घरेलू उत्पाद को कल्याण के सूचक के रूप में प्रयोग करने की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद के वितरण को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, इसमें सकल घरेलू उत्पाद की रचना पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और तीसरा है गैर मौद्रिक विनिमय का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इस सीमा तक जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिना अनुमान किए रह जाता है। और चौथा है, यहाँ पर देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में चौथा इसमें पॉइंट है कि देखिए बाह्यताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, जबकि इनका सामाजिक कल्याण बहुत देखिए प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कल्याण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर आप देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है, अच्छे से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि व्यक्तिगत आय को समझाइए, यानी जो व्यक्तिगत आय इनको समझाना है। उत्तर देखिए घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त आय को ही व्यक्तिगत आय कहते हैं। ये देशवासियों द्वारा वास्तव में, यानी जो देशवासियों द्वारा वास्तव में प्राप्त आय है। व्यक्तिगत आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निगम करों तथा निगमों द्वारा अवितरित लाभांश एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए भुगतान को जोड़ा या घटाया जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय निगम व कंपनियों पर कर प्लस कंपनी के देखिए अतिरिक्त लाभ प्लस प्रोविडेंट फंड में अंशदान, यानी सरकार द्वारा सामाजिक सुधार और व्यय ये है। ठीक है, तो ये 10 नंबर टोटल प्रश्न था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न था, टोटल 10 प्रश्न मैंने बताए जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएं जो पेपर में आएगा। और वैसे तो देखा जाए तो मैं मॉडल पेपर में सॉल्व करा ही रहा हूँ आप लोगों को प्रश्न सहित उत्तर। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न भी बता दिए। अब चलिए देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उत्तर। देखिए स्टूडेंट, अब आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और आपके आपके अर्थशास्त्र में, माफी चाहूंगा, आपके अर्थशास्त्र में ये 4 टाइप के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, सब्जेक्टिव एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें जो प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, डिटेल से बताएंगे इसके बारे में, इस प्रश्न का उत्तर के बारे में। देखिए उत्तर है राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध मात्रा होती है। मार्शल के अनुसार किसी देश में श्रम और पूंजी अपने प्राकृतिक संसाधनों पर कार्य करके प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक पदार्थों एवं सेवाओं की जो शुद्ध मात्रा उत्पन्न करते हैं वही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय है। इसकी गणना हेतु कुल उत्पादन में चल व अचल पूंजी का प्रतिस्थापना व्यय, मूल्यह्रास, मरम्मत व्यय, कर और बीमे की प्रीमियम जैसी राशियां घटा देनी चाहिए। मार्शल की परिभाषा सरल है, जिसमें विदेशों से प्राप्त निवल आय और सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती है। अब सकल घरेलू उत्पाद के बारे में देख लेते हैं, जीडीपी जिसको कहते हैं। देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। इसमें केवल अंतिम वस्तुएं को गिना जाता है, यानी जो इसमें जो केवल अंतिम वस्तुएं इनको ही गिना जाता है, कच्चे माल को नहीं। सूत्र रूप में सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निर्यात मूल्य, आयात मूल्य, इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय भी शामिल हो जाती है। देश में अर्जित आय भी क्या होती है? शामिल हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं जीडीपी का, यानी कल्याण वाला जो पूछा गया था, कल्याण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इसके बारे में बताना था। तो देखिए जीडीपी का सीधा संबंध कल्याण से है। जीडीपी यानी अधिक होने पर, यानी जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको फुल फॉर्म में भैया, जीडीपी अधिक होने पर सरकार को अधिक राजस्व मिलता है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार होता है। प्रोपीगू के अनुसार, यानी प्रोपीगू ये भी एक समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्री, माफी चाहूंगा, अर्थशास्त्री के अनुसार आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वो भाग है। देखिए समाज मतलब उसका अर्थशास्त्र के बाद में समाज शास्त्र का ही पेपर है। तो
इसीलिए बार बार समाजशास्त्र आ रहा है। तो कल्याण का वह भाग जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, अतः जीडीपी में वृद्धि व्यक्ति की संतुष्टि और सामाजिक सुख जो है समृद्धि को बढ़ावा देती है, जिसका चीन एक अनूठा उदाहरण है। तो ये था आपके पहले नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 300 शब्दों में इसका हमें मैक्सिमम उत्तर देना, यानी 250 से 300 शब्दों के बीच में, ठीक है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है। दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। अर्थव्यवस्था को क्या करना है, भेद को स्पष्ट करना है। उत्तर है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था के बीच मुख्य भेद निर्णय लेने की प्रक्रिया और संसाधनों के विनिधान में है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। सरकार और केंद्रीय सत्ता द्वारा क्या है, लिए जाते हैं। उसके बाद में देखिए, केंद्रीय सत्ता समाज के लिए वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संसाधनों का आवंटन करती है। यदि शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं निजी तौर पर पर्याप्त उत्पादित नहीं हो रही हैं, तो सरकार स्वयं इनका उत्पादन करने या उत्पादकों को प्रेरित करने का निर्णय ले सकती है, ताकि पूरे समाज की सुख समृद्धि सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो ये जो पूछा गया था, इसमें मैं आपको पहले अच्छे से प्रश्न दिखा देता हूँ कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में बताना था, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था क्या, दोनों में भेद करना था, यानी दोनों का हमें अंतर बनाना था, और दोनों का जो अंतर है स्टूडेंट वो अलग तरीके से, जमीन आसमान का फर्क भी आप इसमें कह सकते हो। चलिए देख लेते हैं इसमें। देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसमें देखिए, इसके विपरीत यहाँ आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की जो है अब देखिए बाजार की स्थितियों और मांग पूर्ति द्वारा होता है। ये व्यवस्था आर्थिक अभिकर्ताओं को निर्बाध आदान प्रदान की अनुमति देती है। इसमें प्रत्येक वस्तु की एक तय कीमत होती है, जो समाज द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित होती है, यानी समाज के मूल्यांकन पर क्या होती है स्टूडेंट, आधारित होती है। बाजार तंत्र में कीमत, जो बाजार तंत्र है स्टूडेंट, बाजार तंत्र में कीमत एक संकेत के रूप में कार्य करती है। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, यानी किसी वस्तु की जो मांग है स्टूडेंट ये बढ़ती है तो भैया इसकी कीमत बढ़ जाती है, जिससे उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने का संकेत मिलता है। इस प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था में समन्वय कीमतों के माध्यम से होता है, और केंद्रीय समस्याओं कि क्या, देखिए समस्याओं क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन हो का समाधान स्वतः ही संकेतों द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न था, आप देख सकते हो सटीक से। देखिए, जिनके आपको समझ में नहीं आ रहा उत्तर, आप लोग सटीक उत्तर देखने के लिए, जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये केवल मैं ही आपको इस वीडियो में 2 ही विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताया हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो सिर्फ यहीं तक था, ठीक है, पूरा वीडियो था, मैंने बता दिया। 100 नंबर आपका पूर्णांक के साथ अर्थशास्त्र का पूरा पेपर आता है। महा मैराथन क्लास था, 24 फरवरी कल आपका एग्जाम है। ऑल द बेस्ट, जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, सारे प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिख कर आइएगा, ठीक है। कॉपी वाला वीडियो जो है देख लीजिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।